अमजद इस्लाम अमजद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने नेटिव मीडिया को टाइम दिया। आज आपकी मौजूदगी का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। बहुत सारे सवालात मैं लिख के लाया हूँ, बहुत सारे मामलात के ऊपर आपका टेक समझने की कोशिश करेंगे और कुछ सीखेंगे भी आपसे। पहला सवाल मेरा ये होगा कि आपके ख़याल में अदब, शायरी, नसर, लिटरेचर ओवरऑल है क्या? क्या जिम्मेदारी है इसकी माशरे की अगर हम बात करें, और जाहिर सी बात है इसकी और भी बहुत सारी परतें हैं, लेकिन आप कैसे परसीव करते हैं कि आर्ट, अदब, लिटरेचर है क्या? देखिए, ये बात ये है कि अगर हम इसको माजी के पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो ये था कि जो ज़बानें हैं या अल्फाज हैं, ये सिर्फ़ अपने जो चीज़, जो बात हम कहना चाहते थे, जो कन्वे करना चाहते थे, उसके लिए इस्तेमाल होते थे। उसके बाद इसकी स्टेज आती है इसके क्रिएटिव इस्तेमाल की, लफ्ज़ों की, जिसमें शायरी, अदब वगैरह एंटर होता है। तो बुनियादी तौर पे जो ज़बानें होती हैं या अल्फाज होते हैं, ये होते इसलिए हैं कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर कोएग्जिस्ट करते हुए एक दूसरे को अपनी बात समझा सकें। लेकिन ये सारे जो हैं, ये चीज़ें जो हैं, अदब जो है, ये उखड़ा उखड़ा सा उस वक्त था, किसी प्रॉपर प्लानिंग में नहीं था। जब से प्रिंटिंग प्रेस आया है, आज से समझिए 500 बरस पहले, फिर पूरी दुनिया में ये जो रिटन वर्ड है, इसकी वो शक्ल बनी है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि इनका मकसद क्या है, इनका ताल्लुक़ क्या है मुआशरे। तो हम ये देखते हैं कि जो एक क्रिएटिव आदमी होता है या देखने वाला आदमी होता है, एक तो उसका एक अपना व्यू होता है, और फिर उसका मुताला, उसका मुशाहिदा, उसकी इमेजिनेशन, वो सारी चीज़ें मिलकर वो अपने मुआशरे को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता है कि वो रास्ते सजेस्ट करे जहाँ से आगे बढ़ा जा सकता है, और उन रास्तों की निशानदेही करे जो कि हमें डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ये अदब का एक बहुत बड़ा वजीफ़ा मैं समझता हूँ कि मुआशरती सतह पर है। अब इनफरादी सतह पर ये है कि हम सब जो हैं, जब अपने पास एक फ़ारग वक्त में बैठकर किसी किताब के ज़रिए से या किसी अदब बारे के ज़रिए से ज़िंदगी के साथ अपने आप को रीट्यून करते हैं, रीएडजस्ट करते हैं, तो कुछ चीज़ें हमारी समझ में आती हैं और कुछ सवाल हमारे दिमाग में पैदा होते हैं। इससे भी जो शऊर का या अक्ल का फ़रोग होता है। तो ओवरऑल मिला जुला कर मैं समझता हूँ कि अदब का अब फ़ी ज़माना रोल जो है वो बड़ा अहम है, इसलिए कि इंसानी ज़िंदगी के जो रुख है उसको मुतय्यन करने में अदब जो है वो बहुत अहम रोल अदा करता है। ये बड़ी अहम बात की आपने कि इंसानी ज़िंदगी का जो एक धारा है, कहीं इमेजिनेटिव लेवल पे लिटरेचर जो है वो एक बहुत बड़ा एक रहनुमा रहा है। मैं एग्जैक्टली जब मैंने ये सवाल किया ना कि लिटरेचर आपके नज़दीक क्या है, तो मैं पूछना ये चाहता था कि अदब और सियासत, हम इनको इसलिए अलहदा नहीं कर सकते कि सियासत भी रास्ता दिखाती है, निज़ाम बनाती है, तबकों में बटे हुए इंसानों को उनके हकूक़ याद दिलाने की कोशिश करती है। आपको लगता है कि अदब की भी, आर्ट की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सियासत को साथ लेके चले? जैसे हमने मॉडर्न सिविलाइज्ड मुल्कों में देख रहे हैं, रेनेसां से लेकर अब तक लिटरेचर और आर्ट्स को बहुत ज़्यादा यूँ समझना चाहिए कि अहमियत दी जाती रही है। उन तहरीकों ने ही सियासी तहरीकों को जन्म दिया। असल में देखिए, बात यह है, थोड़ा सा मैं सर एम्फेसिस का फ़र्क है। अगर हम सियासत का ताबे करके अदब को देखेंगे तो शायद अदब अपना सही रोल अदा नहीं कर सकेगा, जो कि आम तौर पे आजकल हो रहा है। ख़ुसूसन जो हमारी सहाफ़ती अदब है या सहाफ़ती तहरीरें हैं, वो सियासत से इतना ज़्यादा उसमें डूबी हुई हैं कि उसमें अदबी एलिमेंट या तख्लीकी एलिमेंट आउट। लेकिन वो लोग, वो बातें जिसमें सियासत पर बात की गई है लेकिन करने वाले ने अपने तौर पे वो बात की है, तो उससे दुनिया के बड़े बड़े अदब बारे तख्लीक जो हैं आप देखे हैं कि जिसमें पूरी जो जिसको कहना चाहिए कि इंसानी तारीख़ के रुख जो है वो बदलने वाली किताबें भी हमारे सामने आई है। अब इसी दास कैपिटाली को देख लीजिए, इसको मॉडर्न बाइबल भी कहा गया कि इसने, तो इसकी तरह लिटरेचर में, पूरी दुनिया के लिटरेचर में
बहुत कमाल का काम जो है वो हुआ है। लेकिन अगर वो सियासत के ताबे हो जाए तो उसको मैं सेकंड करने को तैयार नहीं हूँ। हाँ, अदब सियासत के साथ सियासत में मिलकर और ख़ुद सियासत को एक्सप्लेन करे तो ये ठीक है, लेकिन सियासत को डोमिनेट अदब पर नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये थोड़ा सा पैरानोया भी लगता है। हमारा जो एक अदब बराए अदब का एक ट्रेडिशन रही है, उसमें ख़ास तौर पे इस मौक़िफ़ को सामने लेकर आया जाता रहा है कि अदबियत मुतासिर होने का ख़दशा होता है। ये क्या चीज़ होती है? वो क्या फैक्टर होता है जो पॉलिटिक्स से ख़राब हो जाएगा लिटरेचर में? क्रिएटिविटी का वो कौन सा पहलू है जो सियासत के डोमिनेट होने से ख़राब हो जाएगा? पहली बात तो मैं आपको थोड़ी सी ये एक्सप्लेन कर दूँ कि ये जो पिछली सदी में चली थी अदब बराए अदब और अदब बराए ज़िंदगी, ये दरअसल अपनी बात को बयान करने के लिए ये लाइन खींची गई थी। अमली तौर पर इस तरह की कोई लाइन नहीं होती। अदब और ज़िंदगी आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं। मैं बात अर्ज़ कर रहा था कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है, देखिए जो सियासत का पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें जो उसके मद्देनज़र जो बातें होती हैं वो एक महदूद एरिया कह लीजिए, तहजीब कह लीजिए, वक्त कह लीजिए, उसके हिसाब से होती है। जबकि अदब में जो एक तरह की आलमगीरियत पाई जाती है, टाइमलेसनेस उसमें है कि वो फॉर ऑल टाइम असूल मुतय्यन करता है। सियासत एक शॉर्ट टाइम के लिए असूल, इसलिए ऐसी अदब को जो डायरेक्ट सियासत से मुतल्लिक़ हो उसको अदा करना चाहिए। अदरवाइज़ सियासत में अदब का आना कोई इतनी बुरी बात नहीं। अच्छा, मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ, शायद मैं अपने सवाल को मज़ीद वाज़ेह कर पाऊँ। फॉर इंस्टेंस अगर हम मिसाल की बात करें, गालिब एक एग्जाम्पल है, मीर गालिब, मैं गालिब की अगर बात कर रहा हूँ तो आलमगीरियत की बात की तो जाहिर सी बात है, उनकी शायरी के अंदर, खतूत के अंदर एक आलमगीरियत है। लेकिन हम ये देखते हैं कि एक क्लास बेस्ड पोइट्री, एक क्लास बेस्ड जो एक शुमाली हिंद की एक अशराफिया, वो अशराफिया जो बेरोज़गार हो गई अंग्रेज़ के आने के बाद, और उसकी ख़ास जमालियात, उसकी रिप्रेजेंटेशन है। और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जिस तरीके से हिंदुस्तान बदल रहा है, कॉलोनाइजेशन आ रही है और उसमें मुख्तलिफ वो चल रही हैं, वो पहलू शायद उस तरीके से गालिब की शायरी के अंदर सामने नहीं आ रहे। ज़बरदस्ती करें तो आ जाएंगे। मैं आज के दौर में जब हम उसको पढ़ेंगे, और ये बात मैं नहीं कर रहा, नकाद ये बात करते हैं जी, आपका क्या टेक है इसके ऊपर कि क्या आपको लगता है कि इस किस्म की ख़ासुल ख़ास क्लासिक एस्थेटिक्स जो है वो ठीक है, या हमें रीथिंक करना चाहिए कि नहीं यार, आलमगीरियत को छोड़ें, हमें ज़रा ये भी देखना चाहिए कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है? देखिए, मैं कहता हूँ इस बात को थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट कर। देखिए, गालिब के ज़माने में ये बात जो है ये इस तरह से सूरत हाल अभी बनी ही नहीं थी। चुनांचे अगर उसने इशारों में इसका जिक्र किया तो ये कोई गलत, और बल्कि उस ज़माने में ये इशारा समझने वाले भी चीदा लोग थे चंद, लेकिन बाद लोगों ने इन इशारों को ऐसा समझा। मसलन गालिब से भी 70-80 बरस पहले आप देखें कि कार्ल मार्क्स की पैदाइश से पहले, यानी उसने किताब तो बहुत बाद में लिखी ना, मीर ने एक शेर कहा, दिल्ली के किसी एक छोटे से, ना उसने दुनिया देखी थी ना उसको फ़लसफ़े आते, लेकिन आप देखें कि पूरी किताब उसने एक शेर में कैसे बंद कर दी। वो कहता है कि अमीरज़ादों से दिल्ली के मत मिलाकर मीर, अमीरज़ादों से दिल्ली के मत मिलाकर मीर, कि हम गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत से। अब देखिए इसमें किस तरह वो जो बात आगे चल के एक फ़लसफ़ा बनी है, पर लेकिन उसका शऊर, इसी तरह गालिब के बहुत सारे शेरों में भी आपको ये शऊर जो है वो नज़र आएगा। लेकिन उस वक्त चूँकि एब्स्ट्रैक्ट था, वेग था, इसलिए हम उसको तर्जमा करने में एग्जैक्ट उसका वो मतलब नहीं निकाल सकते, जो मिसाल के तौर पे आज के अदब में है। मतलब जो 1940 में फैज़ साहब जो लिख रहे हैं, तो फैज़ साहब के सामने और फैज़ साहब के पीछे एक पूरा एक बदली हुई दुनिया थी। आज के दौर में अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि क्या अदीब की कोई सियासी जिम्मेदारी होती है, तो आप क्या कहेंगे? होती है? अगर होती है तो क्या होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है, लेकिन उसको सियासतदान की जिम्मेदारी से डिफरेंट होना चाहिए। जिम्मेदारी उसकी भी बिल्कुल होती है, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है या उसका देखने का अंदाज़ जो है वो सियासतदानों से मुख्तलिफ
होना चाहिए। अगर वो अदबी रेफरेंसेस जो हैं जिसमें आप देखें कि जिसमें एक मुशाहिदा भी है और एक इमेजिनेशन भी है, अगर और फिर उसके साथ एक खूब से खूब तर की तलाश या मुआशरे को बेहतर बनाने की आरजू, तो ये चीज़ें अगर ऐड हो जाएं, ये अदब में बराह रास्त ऐड हो सकती हैं। सियासत में बहुत सारे मकासद की वजह से नहीं होती, इसलिए अदब में सियासत जो है वो आप पहले से बहुत ज़्यादा आगे ही है और डेफिनेटली उसके मुख्तलिफ रूप भी सामने आते हैं और इसके आने में कोई हर्ज भी नहीं है। ख़ुद मैंने बेशुमार सियासी मौज़ूआत पे लिखा है, लेकिन मैंने जितना भी कोशिश की है लिखने की, वो एक अदीब के तौर पे लिखने की, शायर के तौर पे समझने की कोशिश की। ये आपने बॉर्डर लाइन खींची। इससे पहले कि मैं अगला सवाल पूछूं आपसे, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे नज़दीक जी या मैं क्या समझता हूँ कि अदब या आर्ट क्या है, मेरी इस्लाह फरमाइएगा अगर मैं कुछ थोड़ा सा ज़्यादा आर्टिस्टिक हो रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अदब, आर्ट बिलखसूस और लिटरेचर पर्टिकुलरली एक ऐसा टूल है जिससे जो भी समाज किसी स्टेटस को में फंसा हुआ है वो स्टेटस को तोड़ता है, फिक्र को नया करता है, सोच को नया करता है, मॉडर्न सेंसिबिलिटी लेकर आता है किसी भी समाज में, और यही एक अदीब की जिम्मेदारी भी होती है। अगर हम इस बात को मान लें कि हम स्टेटस को तोड़ना चाहते हैं, अदब का अपना भी एक स्टेटस को होता है, असनाफ की सूरत में, असूल की सूरत में, कवानीन की सूरत में। और हम जब तारीफ़ करते हैं बड़े शायरों की तो हम ये कहते हैं कि उन्होंने स्टेटस को तोड़ा, डिक्शन के स्टेटस को तोड़ा। आपको लगता है कि उर्दू पाकिस्तान में जब लिखी गई मॉडर्न ईरा के अंदर, तो वो जो स्टेटस को हमारे लिटरेचर का था उसको नहीं तोड़ा गया? फॉर इंस्टेंस गज़ल और की सिंफ को फॉलो करके एक सवाल ये भी है ना, नज़्म के डिक्शन को देखते हुए वो स्टेटस को मेंटेन रहा तलाज़मे की सूरत में, तशबीहात की सूरत में, इस्तिआरे की सूरत में? नहीं, मेरे ख्याल में आप दो चीज़ों को शायद मिक्सअप करने की कोशिश करें। देखिए, जो अदबी इजहार के तरीके होते हैं जो बाद में असनाफ़ अदब या असनाफ़ शेर कहलाती हैं, वो कोई दुनिया में बहुत ज़्यादा नहीं बदले हैं। किसी भी ज़बान में आपने देख लें, चंद एक बुनियादी हैं, उसमें कहीं कहीं जैसे आजकल ये एक नसरी नज़म टाइप या इस तरह की कोई चीज़ें हैं वो, अलवरना ज़्यादातर लोग जो हैं, ऐसी मसलन नावल है, उस नावल में हर तरह का तजर्बा जो है वो किया गया, तो उस नावल के अंदर ही लोगों ने नए नए जो विस्टास जो है वो देखे हैं और फैलाए हैं, किए हैं। खुद नावल को बदल कर कोई और चीज़ बनाने की कोशिश नहीं की। असनाफ जो हैं वो सदियों में कभी होता है कि कोई नई सिर्फ जो है वो आए या किसी दूसरे मुआशरे से आ जाए, जैसे जापान से एक हाइको चंद साल पहले आई थी, लेकिन वो नहीं चली क्योंकि वो उन्हीं की सोसाइटी। तो हमारे यहाँ मुझे जो मेरा अपना ख्याल ये है, आपकी बात से जो जिसको मैं जोड़ूँ, मेरा ये ख्याल था कि पाकिस्तान बनने के बाद हमारी जो उर्दू ज़बान थी उसको पाकिस्तान में बोली जाने वाली दूसरी ज़बानों के साथ ज़्यादा करीब आकर इंटरेक्ट करना चाहिए था और उनसे लेना चाहिए था इन ज़बानों में। अगर हम लखनऊ के या दिल्ली का मुहावरा जो है या ज़बान उसको अहमदपुर शर्किया में मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। हमें अहमदपुर शर्किया को उसका लहजा या उसका टाइम या उसका हिस्सा देना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि ये काम हमने शायद कि हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं हुआ। वो बड़ा मशहूर है, मुशताक अहमद यूसुफ़ी साहब ने भी दोहराया इसको कि एक ज़माने में उर्दू मोहल्ला होती थी, अब उर्दू मोहल्ला चलेगी। तो अब वो अवामी ज़बान जो है दरबारों से अवाम तक तो आई तो है, लेकिन अवाम के भी ख़ास तबकों तक वो है। इसको और ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अवाम में या हमारी जो दूसरी पाकिस्तानी ज़बानें हैं उनके कल्चर के साथ इसको एसिमुलेट करना चाहिए, ताकि उर्दू की एक ऐसी शक्ल बने जो पाकिस्तान के लोगों की तर्जुमानी करे। तो ये काम थोड़ा सा जो है, लेकिन इसके लिए नई सिंफ ईजाद करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। उर्दू के असनाफ में इतना वसअत है कि आप जो चाहें उसमें लिख सकते हैं। अच्छा, एक वजाहत करना चाहूँगा अमजद साहब, मैंने सिंफ तख्लीक करने की बात नहीं की थी, इशारा मेरा यही था एक जो डिक्शन है, जैसे नावल था और फिर उसको जॉयस ने उसके पूरे डिक्शन को बदल के रख दिया, एक उसकी ओरिएंटेशन एक रोमांस से निकाल के बिल्कुल वो उसने एक मॉडर्निटी की जो राह सुझाई। बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। हमारे यहाँ जो डिक्शन है
जैसे चीज़ों को परसीव किया जाता है। मैं उसकी जदीदियत की बात कर रहा था। आपको लगता है कि वो नया हुआ क्योंकि तलाज़मा जो गज़ल का है वो नज़्म में भी आ गया। फैज़ साहब की नज़्म की आपने बात की, वो स्ट्रक्चर जदीद नज़्म में भी आ गया, और जो नसरी नज़्म लिख रहे हैं वो भी वही झील जैसी नीली आंखें, उससे बाहर जा नहीं रहे। मेरे कहने का मतलब ये था, या पूछने का मतलब ये था। नहीं, मेरे ख्याल में देखिए बात ये है कि अदब का एक बड़ा अजीब सा तल्लुक इंसानी नॉस्टैल्जिया से भी होता है, क्योंकि अदब में आम तौर पर हम जो एको जिसको बाज़गश्त कहते हैं ना, उससे भी हम किनार होते हैं। पुराने गुजरे हुए वक्त, गुजरे हुए ज़माने, लोग और कल्चर, फिर उनके साथ जो चीज़ें हमारी कनेक्ट करती हैं, जो हमें उनसे करती हैं, उनको अब देखें ना आपने जेम्स जॉयस ने दूसरे लोगों की बात की, डिप्टी नज़ीर अहमद ने शुरू किया नावल, लेकिन आप देखें डिप्टी नज़ीर अहमद से हम चलते हुए आते हैं मिर्ज़ा आदि रुसवा तक, वहाँ से हम आगे आते हैं तो ये ईरा आ जाता है कुर्रतुल ऐन हैदर और इट्स ये वाला। इसके बाद हम देखते हैं तो पाकिस्तान तकसीम होता है, तो उसमें हमने देखा कि अब्दुल्ला हुसैन और इंतज़ार हुसैन, अशफाक अहमद, बानो कुदसिया, इनके, और फिर अब मिर्ज़ा अतर बेग और इनके ये बहुत सारे नौजवानों के अब जो नावल आ रहे हैं, तो इनमें सब में वो तब्दीली हो। लेकिन चूँकि हमारा मुआशरा और हमारा अदब वो एक साथ ग्रो नहीं कर रहे, इसलिए ये तब्दीलियाँ अलग अलग जगहों पे हो रही, जजीरों की शक्ल में। जिन मुआशरों की आप मिसाल दे रहे हैं, वहाँ चूँकि पूरे मुआशरे कमोबेश एक साथ आगे बढ़ते हैं, तो उनके वजह से उनका अदब और उनके मुआशरे में वो जो बामी फ़र्क है वो निस्बतन कम होता है। अदबी रवैये मुआशरे में झलकते हैं, मुआशरे के रवैये अदब में झलकते हैं। हमारे यहाँ चूँकि ये एक्टिविटी जो है ये बहुत एक अब कह लीजिए कि एक बेरब्त सी है और इंडिविजुअल सतह पे है, ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो ये चीज़ें जो है इसकी वजह से भी ये फ़र्क जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि हमारा मुआशरा और हमारा अदब वो दोनों अलग अलग रस्तों पे या अलग अलग अपने उसमें चल रहे हैं, जिसकी वजह से बाद औक़ात ये खला हमें ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाता है। मैं ज़रा इसको मज़ीद समझने की कोशिश करूँ। मैं ये कह रहा था, हमारा डिक्शन पाकिस्तान में जो लिटरेचर है उसका डिक्शन अभी तक उर्दू के क्लासिकी जमालियात के रोमांस में उलझा हुआ है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि चूँकि हमारे माशरे में और अदीब में तफावत बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हम इस रोमांस को नहीं तोड़ सके? नहीं, मैं देखिए आप बात कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आप ये बात कर रहे हैं कि एक स्टेशन आ गया है, अब उसके बाद एक नया स्टेशन शुरू हो गया है। लिटरेचर में ऐसे नहीं है, ये कंटिन्यूटी है। वो जो पुराने अदबी रवैये थे या डिक्शन था, उसी डिक्शन में थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ ये आगे बढ़ता है, ये रीअरेंज होता है, ये बदलता नहीं है। तो मेरी इसलिए शायद मेरी समझ में ये बात पूरी तरह से नहीं आ रही कि डिक्शन जो है, देखिए एक तो है मेरा पर्सनल डिक्शन आदमी का, एक होता है जनरल अहद की आवाज़। आपके गालबन इशारा एक अहद की आवाज़ की तरफ है कि उर्दू ज़बान का जो उमूमी डिक्शन है अब वो अभी क्लासिक्स में फंसा हुआ है, जबकि इंडिविजुअली आपको देखेंगे जब हम यूनिवर्सिटियों में आए थे तो इफ्तिखार जाली, बनीस नागी वगैरह ने एक वेस्ट के असर से जदीद अदब की एक तहरीक इसमें डालने की कोशिश की थी। लेकिन हर ज़बान जो होती है अब उसका ताल्लुक़ जिस तहज़ीब से होता है उसके रिश्ते बहुत डोमिनेट करते हैं और रिजिस्ट करते हैं। यही वजह है कि हमारा जो मुआशरा है वो बाहर की हर चीज़ को एज़ इट इज़ फ़ौरन कबूल नहीं कर लेता। ये फ्री वर्सी देखें जिसमें मैं लिखता हूँ आज़ाद नज़्म में, इसको भी कबूल करने में बड़ा टाइम जो है वो लगा, अब जाकर ये, लेकिन अब आप देखें अब ये उर्दू अदब का हिस्सा बन चुकी है। इसी तरह से अगर कोई और चीज़ भी अपने वजूद को जस्टिफाई कर लेगी और उसमें इतना मटेरियल आ जाएगा कि उसको उसके लिए अलग मानना पड़े तो वो भी हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें बहुत देर से होती हैं, इतनी छोटे थोड़े वक्फे से नहीं होती। मुझे अगर आप मोहलत दें, इजाज़त दें तो मैं ये एक दफ़ा फिर अर्ज़ करना चाहूँगा। मैं कहना क्या चाह रहा था, डिक्शन से मेरी मुराद ये है, अच्छा आई एम सॉरी, मैं समझा कि ये फ़ौरन ही कम्युनिकेट हो जाती है बात। मैं इसकी वजाहत यूँ करूँगा कि जैसे बहुत सारे लफ्ज़ हैं, इस्तिआरे हैं, अलामात हैं, उनके तलाज़मे हमारी अखलाकियात से जुड़े हुए हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम से जुड़े हुए हैं, हमारी अच्छाई और बुराई की समझ से जुड़े हुए हैं।
और अगर वो वही तलाज़ में बेशक नसरी नज़्म में आ जाएं, आज़ाद नज़्म में आ जाएं, किसी भी सूरत में आ जाएं, इवन साइंस फिक्शन में आ जाएं, अगर वो साध कर रहे हैं उसी रिग्रेसिव अप्रोच पे जो 200 साल पहले 300 साल पहले बरे सगीर की थी, तो परेशानी की बात है। उसका बदलना, मेरे नज़दीक डिक्शन का बदलना, जैसे मॉडर्न आर्ट में बदला। आप मुझे कोई मिसाल दे सकते हैं? मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कहूँ कि तौबातुन नसूह में और मंटो साहब की तहरीरों में कैसे आपको वो चीज़ें जो है दोनों एक जगह पर एक जैसी नज़र आ सकती हैं? बिल्कुल, आपने ये बहुत ही बड़ी, मैं बल्कि इसी तरफ आना चाह रहा था कि जब हम तौबातुन नसूह की बात करते हैं तो एक औरत के हवाले से हमें ख़ास मिसोजिनी नज़र आती है जो कंटिन्यू करती है, और मंटो साहब ने आके बिल्कुल उस मिसोजिनी को चैलेंज किया और तबकाती कशमकश की उन्होंने बात की। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मंटो मादूद चंद लोगों में से थे जिन्होंने इस बात को समझते हुए एक नया रास्ता तख्लीक किया, अफसाना लिखा, और जो एक मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी थी वो सामने लेकर आए। लेकिन वो मंटो थे। मंटो के अलावा अगर हम देखें उस तरीके से जो मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे उर्दू अदब में किसी 2-4 नाम हमारे सामने आ जाएंगे। एक जो जर्नल लहर है, हम क्या और नाम गिनवा सकते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए? नहीं, मैंने वो मैं आपको जो अर्ज़ कर रहे कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो तब्दीलियाँ होती हैं ये बहुत लंबा अरसा लेती हैं जब जाकर ये मुकम्मल होती हैं। यानी आज भी अगर आप देखेंगे तो आप एक दौर कदीम लेते हैं, एक मिडीवल एजेस लेते हैं, एक मॉडर्न एजेस, तो 3 हिस्सों में आपने दुनिया को तकसीम किया हुआ है। अब आप जब उसको मज़ीद बाइफरकेट करने की, जैसे आपकी बात से मुझे समझ, तो वो ज़रा मुश्किल अमल है, नामुमकिन नहीं है मगर मुश्किल अमल है कि हम ये जान सकें कि ये तब्दीलियाँ कितनी हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं और क्यों नहीं हो रही इतनी। तो वो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इसकी एक वजह तो हर कल्चर का, हर ज़बान का, हर तहज़ीब का अपना बोझ होता है। अब आयरलैंड के लोग जो हैं, अब देखिए इंग्लैंड छोटा सा मुल्क है, उसमें आप देखिए कि एक स्कॉटिश से आप बात करें, एक आयरिश से बात करें, एक मिडलैंडर से, वो 3 आपको मुख्तलिफ व्यू देते तहज़ीब का नज़र आएंगे। उनके लहजे जो है एक तीनों अंग्रेज़ी मुख्तलिफ लहजों में बोलने, तो ये फ़र्क जो है वो होता है उसमें। लेकिन ओवरऑल वो सब क्या कराते हैं, यूके, यूनाइटेड किंगडम। इसी तरह ये जो उर्दू है या है, तो इसकी एक ओवरऑल है, फिर इसके आगे मुख्तलिफ लहजे हैं। इंडिया में जो उर्दू लिखी जा रही है, अब देखिए इंडिया में जो शायरी होती है, हम जाते रहते हैं, उनमें एक प्रॉब्लम हुआ, एक पॉलिटिकल अमल हुआ कि नेहरू और कांग्रेस ने मशहूर कर दिया कि जी उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। तो ये एक ज़बरदस्ती तहरीक पाकिस्तान में, जैसे आजकल के अखबारों में अपने मुखालिफ सियासतदानों पे आप कुछ ऐसे इल्ज़ाम भी लगाते हैं जिनका कोई तुक नहीं होती, उसी तरह के ये था। इसलिए कि उर्दू जो है वो किसी भी तरह मुसलमानों की ज़बान नहीं थी। ये मुसलमानों के आने से शुरू ज़रूर हुई, लेकिन ये ज़बान तो नहीं थी। इतने बड़े बड़े हिंदू सिख राइटर भी इसमें हुए हैं, सारी दुनिया, लेकिन इसको वो, तो उससे ये हुआ कि वो जो हमारा अरबी और फ़ारसी असर था उर्दू के, क्योंकि उर्दू मुख्तलिफ ज़बानों से मिल के, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस उर्दू और फ़ारसी असर को इंडिया में जो बोली जाने वाली उर्दू है उसमें से कॉन्शियस एफर्ट के साथ निकाल रहे हैं। तो सुनाचे अब जो आप उनकी उर्दू देखेंगे, उनके हम क्या अज़ाफ़तें बहुत कम मिलेंगी, तरकीबें बहुत कम मिलेंगी, और वो स्टाइल जो यहाँ की शायरी का है वो उससे मुख्तलिफ हो गया, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने ये बीच में। तो इस तरह की तब्दीलियाँ तो हो रही हैं, और गज़ल में ऐसी ऐसी बातें भी कही गई हैं, ऐसे ऐसे मज़ामीन कहे गए हैं कि सुभान अल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ कि गज़ल की सिन्फ के अंदर रहते हुए ही आप प्रमोट कर सकते हैं। इसके बाहर से अगर कोई एलिमेंट, जैसे एतज़ाज़ गज़ल का एक कॉन्सेप्ट है, वो नहीं चला क्योंकि वो उससे मैच नहीं करता। तो मेरे ख्याल में जो तब्दीली आती है उसके लिए उस कल्चर से मैच उसका करना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी अहम बात है, इसी से आगे बढ़ते हैं। कल्चर से मैच करना पाकिस्तान में, पाकिस्तान बनने के बाद पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, वैसे पहले भी पंजाब में जाहिर सी बात है यहाँ की जो ज़बान है प्रिडोमिनेंट ज़बान दूसरी ज़बानों के साथ, पोटोहारी सराइकी वगैरह के साथ पंजाबी यहाँ की ज़बान थी।
तो यहाँ के अदीब ने पंजाबी ज़बान की बजाय उर्दू ज़बान में लिखने का फ़ैसला क्यों किया? और ये जो एक कल्चर जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो चीज़ों को तजरीदियत से, नेगेटिव किस्म की तजरीदियत से बचाता है, आपको नहीं लगता कि ये इनिशिएटिव लूज़ किया यहाँ के पंजाबी राइटर ने, शायर ने, उर्दू में लिखने का फ़ैसला करके? नहीं, फ़ैसला किया ही नहीं है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि फ़ैसला किया है। अब ये देखें, हुआ ये है, इस बात को थोड़ा सा आपको तारीख़ी पस मंज़र में देखना पड़ेगा कि जब अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस शुरू हुई है, तो इस रेजिस्टेंस में आकर ही उर्दू ज़बान जो है वो एक तरह से एक मुश्तरका ज़बान बन गई। यानी कांग्रेस में या इधर हर सब लोग जो हैं या अंग्रेज़ी बोलते थे या उर्दू बोलते थे, अपनी मकामी ज़बानें सिर्फ आपस में बोलते थे। मतलब पंजाबी से मिलता है तो बोलता था, अदरवाइज़ वो नहीं बोलते थे। तो हुआ ये कि आप ये देखें कि बड़े अजीब अंदाज में 20वीं सदी के साथ ही अल्लामा इकबाल के साथ उर्दू शिफ्ट करके उन इलाकों से पंजाब में ट्रैवल कर गई है। इसके बाद जितने बड़े राइटर हैं, आप गौर कीजिए, कभी 19वीं सदी के बड़े राइटरों में यहाँ के लोगों का हिस्सा और 20वीं सदी के, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आए। तो वो शिफ्ट हो गया यहाँ। यहाँ एक अजीब व गरीब बात हुई कि हम लोगों ने जब पाकिस्तान का नारा लगाया, तो ये वो ज़माना था जब नेशनल स्टेट्स पूरी दुनिया में, एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक हंगामा हुआ था, तो उसमें होता था कि एक मुल्क की, एक स्टेट की एक अपनी कौम होती है और एक ज़बान होती है। अब पाकिस्तान जब हमने बनाने का लिया तो किसी की समझ में नहीं आता था कि चलो इसको कौम कैसे बनाएं, मतलब इसका जोग्राफिया एक नहीं है, इसमें एक ही कौम नस्लों से नहीं बसती है, इसमें सब लोग एक ही ज़बान नहीं बोलते हैं, इसके बावजूद हम एक कौम बना रहे हैं। तो ये एक फिनोमेना बड़ा डिफरेंट था। लेकिन एक कौम तो नहीं थी ना, 5-7 कौमें रहती थी, 20 इससे भी ज़्यादा कौमें अभी भी रहती। आप देखें कुछ चीज़ें होती हैं जो, मिसाल के तौर पर जर्मनी में जर्मन कौम रहती है, फ्रांस में फ्रांसीसी कौम रहती है। इस हवाले से हम देखते हैं हिंदुस्तान में कोई एक इलाके में कोई कौम से मंसूब नहीं था। ये पूरा हिंदुस्तान जो है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि किसी दिन डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड हुआ और फिर ये सवाल आया कि अच्छा पाकिस्तान तो बना लेंगे, पाकिस्तान की ज़बान क्या होगी? अब आप खुद बताइए, इस वक्त मुझे बता दीजिए, चले वो तब को तो छोड़े, अगर आज मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप 1947 में मुझे ये बताएं कि हमने एक नया मुल्क बनाए, तो उसकी कौन सी ज़बान बनाते हैं? अगर आप मुझसे मेरी ज़ाती राय पूछ रहे हैं तो किसी एक मुल्क की एक ज़बान होनी नहीं चाहिए। और मुख्तलिफ़ कौमें, पख्तून कौम रहती है, सिंधी कौम रहती है, सराइकी कौम है, पंजाबी कौम है, तो हमें, और बंगाली कौम थी उस वक्त, तो अगर हम तादाद में अगर अक्सरियत वालों की ज़बान बना देते तो बंगाली को कौमी ज़बान बना देते। उर्दू बोलने वाले तो 5-7% थे। नहीं, ये पाकिस्तान बनने के बाद का इशू है, मैं इससे पहले की आपसे बात चले पहले भी अगर कर रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। मुल्कों में, एक कनाडा में आप देखेंगे कि सूबा क्यूबेक है, उसमें फ्रेंच बोलते, 2 ज़बानें उन्होंने रखी हुई हैं। ज़्यादा बाकी सारी कौमों की एक ही ज़बान है। बोलने में वो मुख्तलिफ ज़बानें हो सकती हैं, लहजे, मगर कौमी ज़बान एक ही होती है। तो हमारा एक ये मसला था उस वक्त इतनी जल्दी में ये चीज़ें हो रही थी कि किसी की समझ में नहीं आया। मैंने कायद-ए-आज़म के एक करीबी आदमी थे, उनसे एक दफ़ा पूछा था, मैंने कहा यार कायद-ए-आज़म इतना बालिग़ नज़र, इतनी गहरी नज़र रखने वाला आदमी, तो क्यों, कैसे हुआ कि उन्होंने बंगाल में भी उर्दू कर दी? तो उन्होंने कहा कि यार इसकी एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि उस वक्त के जितने बंगाली लीडर थे सारे उर्दू बोलते थे, ट्राइलिंगुअल थे, अंग्रेज़ी, उर्दू और बंगाली बोलते थे। तो कायद-ए-आज़म के चूँकि खुद अपनी उर्दू जो है वो इस तरह नहीं थी। तो जिन्ना साहब ने उस वक्त तो देखा होगा ना, जब जलसे में उन्होंने कहा तो बंगाली उठ के चले गए। लेकिन फिर उन्होंने देखें, उसमें यह है कि उन्होंने फ़ौरन उसको फिर वापस लिया, लेकिन चूँकि वो बीमार हो गए और उसके बाद लोग ऐसे आ गए कि उन्होंने उनकी उस बात को आगे लेके नहीं चले गए, और नतीजा ये हुआ कि बंगाली का और इसका, हालांकि इसका आसान हल आपने जैसे बिल्कुल कहा यही था कि हम 2 ज़बानें, लेकिन 15 ज़बानें नहीं हो सकती किसी कौम की। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मतलब एक ऑफिशियल लेटर जो है 15 ज़बानों में जारी नहीं कर सकते। तो उसमें बेहतर यही था कि उर्दू और बंगाली दोनों ज़बानों को इक्वली सरकारी ज़बान बना दिया। अच्छा, अगर हम फोकस करें अपना लिटरेचर के ऊपर ही रखें, तो
इकबाल साहब की आपने बात की और उन्होंने ट्रांसफ़र की, आपने कहा कि उर्दू शुमाली हिंद से पंजाब में, उनका कोई फैसला था शौरी के वो फ़ारसी पंजाबी में नहीं, सियालकोट के थे, पंजाबी में नहीं, उर्दू और फ़ारसी में शायरी करेंगे, या उन्होंने बगैर फैसले नहीं, बड़ी सीधी बात है ना। देखें, बात ये है, मैं जब शेर कहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये लोगों तक पहुँचे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मैं पंजाबी में करता हूँ तो एक इंडिया का 1/10 हिस्सा मैं कवर करता हूँ, तो मेरी कोशिश ये शौरी भी और लाशौरी भी यही होती है कि ऐसी ज़बान में बात करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी बात सुने समझें। गार्सिया मार्केस उस ज़बान में नावल लिखता है जिसको चंद हज़ार लोग बोलते हैं, वो पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है ट्रांसलेट होके, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। फिर मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, जब एक वक्त गुजर जाता है ना, हम एक मिसाल दूसरी दे रहे हैं 70 साल बाद की, जब एक दुनिया बिल्कुल एक बदली हुई शक्ल, मैं ये कहता हूँ ये एक पर्टिकुलर किस्म का केस है इंडिया का, पाकिस्तान बनने का, उर्दू को कौमी ज़बान बनने का। ये एक बड़ा अनोखा इसलिए इसको इसके अनोखेपन के साथ ही देखना चाहिए। हम रूटीन में इस बात को शायद नहीं। ये अनोखापन अच्छा है, बुरा है, बेहतर साबित हुआ हमारे लिए सियासी तौर पे? मैंने आपसे अभी थोड़ी देर बाद किया था कि जब पाकिस्तान बना था तो मेरे ज़हन में था कि अब हमारी जो बाकी ज़बानें पाकिस्तान की हैं इन सब को उर्दू में ऐड ऑन करके एक ज़बान की शक्ल बनानी चाहिए। वो मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया, मगर ये उस वक्त था नहीं। लेकिन एक बात आप यकीनन आपको माननी पड़ेगी कि उर्दू का जो स्क्रिप्ट है पर्शियन ओरिएंटेड, इसके साथ मुसलमानों के एक अपना एक ताल्लुक़ है कुरान मजीद की वजह से। क्योंकि कुरान मजीद में अरबिक स्क्रिप्ट जो है वो अनपढ़ लोगों की भी आंखों से मनहूस होता है। तो ये जितनी हमारी ज़बानें हैं सारी यहाँ की, ये उस स्क्रिप्ट में राइट से लेफ़्ट को लिखी जाती है, इसलिए इनका उर्दू के साथ एक नेचुरल रिश्ता बन जाता है, कुर्बत जो है वो बन जाती है। बहुत सारे लफ्ज़ हैं वो आप उर्दू के किसी भी इलाके में बोलें तो वो उस इलाके की ज़बान से मिलते जुलते हो जाए। चुनांचे ये एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ था कि जिसमें आप यूँ समझ लीजिए कि जिसमें ज़्यादा नंबर जो है वो इस ज़बान के बनते थे कि जो राब्ते की, लेकिन राब्ते की ज़बान को कौमी ज़बान बनाने के अमल में जो हमसे गलती हुई, जो कोताही मैं समझता हूँ हुई, वो ये है कि हमने जो बाकी ज़बानें बोलने वाले हैं उनको बिल्कुल अलग कर दिया। हमें चाहिए था उनको इस पे ज़रूर डिटेल बात करेंगे, कथा कलामी की माफ़ी। लेकिन हम तो पंजाबी भी शाहमुखी में लिखते हैं उसी स्क्रिप्ट में, सराइकी भी उसी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, पश्तो वाले भी उसी स्क्रिप्ट में लिखते हैं। वो कोई और स्क्रिप्ट तो नहीं, रस्मुल ख़त तो नहीं है। हाँ, तो वो तो शनासाई वाला मसला वहाँ से तो हल हो जाता है। या अगर रिलीजन की अगर हम बात करें, इस्लाम की बात करें, तो फिर हिंदुस्तान में ये एतराज़ दुरुस्त है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। देखिए हम एक सियासी बात को एक टेक्निकल मसले के साथ जब करेंगे तो ये दो अलग अलग बातें हैं। उन्होंने एक ख़ास नीयत के साथ ये किया, ये जो है अदरवाइज ये एक प्रैक्टिकल मसला था कि भाई अब एक ज़बान बनानी है, क्या बनाया। अब आप फ़र्ज़ कीजिए कि हम पाकिस्तान की ज़बान पंजाबी बना लेते, पठान ने मानना था, बलोची ने मानना था, पश्तो ने मानना था, नहीं मानना था लोग, भाई तो क्या करते। तो फिर मजबूरन एक ऐसी ज़बान हमें ढूंढनी पड़ी जो सबके लिए काबिल कबूल हो, और चूँकि वो मौजूद थी, लिंगुआ फ्रैंका जो थी, चूँकि वो मौजूद थी इसलिए हमने उसको ले लिया। मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो ख़राबी हमने की वो ये थी कि ले तो लिया, लेकिन चलो उसके बाद हम अपनी ज़बानों जो बोली जाती हैं उनको उसके साथ ऐड ऑन करना चाहिए। हमने देखा कि उर्दू ज़बान को कौमी ज़बान बनाने के बाद सरकार ने, रियासत ने इसको ऑन किया, और जो लोग अपनी ज़बानों की में बात करते थे उसको लिसानी असबियत के नाम से ताबीर किया गया, और एक इदारे बने जिसके अंदर रियासती जो अदीब थे उन्होंने उर्दू की प्रमोशन के लिए पाकिस्तान भर में उन जगहों पर भी काम किया जहाँ लोग शायद उर्दू में नहीं लिखना चाह रहे थे, नहीं बोलना चाह रहे थे, और दूसरी ज़बानों में बोलना नेक्स्ट टू गद्दारी बना दिया गया। पाकिस्तानी रियासत के, मैं अयूब खान के दौर की बात कर रहा हूँ और उससे पहले भी, उर्दू को इस तरीके से उसको निफाज का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, निफाज उर्दू का लफ्ज़ हम बात करते हैं। आप इस फैसले को, पाकिस्तानी रियासत के इस फैसले को आज 2022 में कैसे देखते हैं? मैं समझा किस फैसले? मैं ये कह रहा हूँ कि उर्दू ज़बान को रियासत ने जैसे
रियासती ज़बान बनाकर। देखिए ना ली, जब आपने अनाउंस ही कर दिया कि ये हमारी कौमी ज़बान होगी, तो फिर तो उसका नफाज करना जो है वो तो फिर आपका फ़र्ज बन जाता है। अगर कौम है तो कौम पर उसका नफाज करें, तो ये तो बन जाता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ को हमें जब तक ऑब्जेक्टिवली देखने की कोशिश नहीं करेंगे, ये मामला कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये उलझी हुई सिचुएशन है। तो उलझी हुई सिचुएशन को स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में कभी हल नहीं किया जा सकता। तो ये एक गैर मामूली सिचुएशन थी कि एक ऐसी कौम वजूद में आई कि जो उससे पहले कभी कौम की शक्ल में इकट्ठी नहीं थी, उनकी नस्ल एक नहीं थी, उनका जोग्राफिया एक नहीं था, उनकी ज़बान एक नहीं थी, लेकिन एक आइडियोलॉजी के तहत और इस चीज़ के तहत कि हम अलहदा होकर अपने ये जो लोग हैं इनके लिए एक बेहतर मायार ज़िंदगी मुहैया कर सकते हैं, अदरवाइज़ उनके साथ रहते हुए शायद ये हमारे लिए मुमकिन ना होगा। अब उसमें इत्तफाक से इस्लाम का जो है, चूँकि ज़्यादा ये सारा इलाका जो है, तो इस्लाम का जो नारा था उसको बहुत अहमियत, पॉलिटिकल अहमियत जो दी गई। लेकिन आप ये देखते हैं कि 11 सितंबर को 47 में ही कायदे आज़म तकरीर करके बार बार कह रहे हैं कि फ्रॉम नाउ ऑन ये जो मज़हब की और इसकी तफरीक थी ये ख़त्म है, अब सब पाकिस्तानी है। 11 अगस्त की तकरीर 11 अब सब पाकिस्तानी। तो अगर हम उसी चीज़ को लेके आगे चलते तो शायद ये बहुत सारे सवाल पैदा ही ना होते, मगर जिस तरह हमने और बहुत सारी चीज़ों में गलतियाँ की हैं, कोताहियाँ की हैं, ये भी कोताही हमसे हुई है कि हमने उर्दू ज़बान को तो नाफिज किया, लेकिन उर्दू ज़बान को पाकिस्तानी उर्दू बनाने की कोशिश नहीं की। नंबर 2 ये कि मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा इसमें कसूर जो है वो हमारे मीडिया का और हमारे मादरी ज़बान जिनकी उर्दू है उनका भी रहा है कि उन्होंने उर्दू को ज़बान से हटकर एक स्टेटस का सिंबल भी बना लिया, कल्चर का सिंबल भी बना लिया। अब देखिए, मैं उर्दू इसलिए बोलता हूँ या मेरी वालदा इसलिए उर्दू बोलती है कि वो पाकिस्तान के हर बंदे से बात कर सके, इसलिए उर्दू सीखती है। लेकिन आप उसके कहें कि कपड़े भी मेरी तरह के पहनो, पान भी मेरी तरह से खाओ, ये भी मेरी तरह से करो, तो ये वो चीज़ थी, ये जो कल्चरल इन्वेजन एक था जो कि गलत था बिल्कुल। उर्दू कॉलोनाइजेशन जो थी, हाँ, जो थी वो गलत था और वो चली भी नहीं। लेकिन कोशिश लोगों ने की, मीडिया पर भी और इस पर भी, उसमें उनको भी ख्याल करना चाहिए था, हुकूमत को भी करना चाहिए था। और बाकी हमारे यहाँ जो ज़्यादातर जो मकामी ज़बानें हैं, मैं भी इनसे बहुत इन्वॉल्व, इसमें बहुत से लोग तो मोहब्बत की वजह से, अपनी ज़बान से, अकीदत की वजह से इसमें शामिल होते थे, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो मशहूरी, कारोबारी या सियासत की वजह से, और इत्तफाक से लीडरशिप उन्हीं के हाथों में ज़्यादातर चली गई, तो उन्होंने भी इस मसले को हल कर, बर्तनों को यानी साथ साथ रखने की बजाय टकराने पे ज़्यादा ज़ोर दिया, जिसकी वजह से हर तरफ जो है वो आप देखते हैं क्या। और आज 73 साल बाद भी, पाकिस्तान बनने के 74 साल बाद भी हम इस मसले पे गुफ्तगू कर रहे हैं, हालांकि इस मसले पर गुफ्तगू जो 50s में हो गया ख़त्म हो जानी चाहिए थी। इसी बात पे आखिरी सवाल पूछूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। उर्दू ज़बान की जब निफाज की बात होती है ना, तो उसमें साथ में एक पूरा पैकेज है। अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान का कौमी शायर बना दिया जाता है, और वो कौमी शायर पख्तून, अगर तो हम ये देखें ना कि वाक़तन हम अपनी प्लूरलिज़म का और डाइवर्सिटी का हमारी रियासत एहतराम करना चाहती है, तो शायद इस तरह के फ़ैसले वो ना लेती। इस तरह के फ़ैसलों से हमारे वफाक के अंदर एक मिसट्रस्ट की सिचुएशन पैदा हुई, सिंधियों में, सराइकियों में, बलोचों में, पख्तूनों में। आपको लगता है कि हमारा जो अदीब है पंजाब में बिलखसूस रहने वाला, जिसके साथ शायद बहुत ज़्यादा ये इश्यूज़ नहीं हैं, क्योंकि उसकी एक वजह तो ये भी थी कि उसको उन रिसोर्सेज में हिस्सा मिल रहा था जो रिसोर्सेज उर्दू ज़बान, कल्चर या उर्दू कॉलोनाइजेशन के साथ जुड़े हुए थे। तो यहाँ के अदीब की भी जिम्मेदारी थी कि वो रियासत के इस इनिशिएटिव को स्नैप करता। और किस इनिशिएटिव? उर्दू को निफाज को, उर्दू नहीं, तो उर्दू के नफाज को ना करते तो फिर क्या करते यार, कैसे ये हुकूमत चलती? अब ये बताए ना, एक सरकार का अवाम के साथ लिंक के लिए एक लैंग्वेज होती है। अब या तो आप अंग्रेज़ी रखते, जो कि प्रैक्टिकली जो हुई
प्रैक्टिकली तुम्हारे दफ्तरों में अंग्रेज़ी ही चल रही है अभी तक, लेकिन अमली तौर पर ये किया गया कि भाई सारे लोग जो हैं अपनी ये ज़बान जो है, अब चूँकि ये हमने कौमी ज़बान डिक्लेयर कर दी है, तो हम अपनी ज़बानों के साथ साथ इस ज़बान को भी सीखें। अगर अंग्रेज़ी सीख सकते हैं तो उर्दू सीखते हुए मौत पड़ती है यार, वो भी तो सीखी जा सकती है। तो ताकि ये मसला जो है ये आपस में मोहब्बत से हल हो जाए बजाय लड़ाई करने के। लेकिन जो दुनिया में मॉडल्स हैं वो तो अपनी मादरी ज़बान, मतलब वो तो जाहिर सी बात है कि अगर हम सूबाई सतह के ऊपर इतनी खुद मुख्तारी देते थे, ज़्यादा सूबे बनाकर, और हर सूबे को इजाज़त होती कि वो अपने इंतज़ामी एजुकेशन के मामलात अपनी ज़बान में लेके जाए, तो ये मसला हल हो सकता था। ये दुनिया में है एग्जाम्पल। मेरे भाई मैं कह रहा हूँ कि हम एक ऐसी बहस कर रहे हैं जिसका इसलिए कोई नतीजा नहीं निकल सकता कि ये चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद 10-15 साल में करने वाली थीं, वो नहीं की गई, तो अब हम बैठ के मातम ही उनका कर सकते हैं। नहीं, अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि ये क्यों रेलेवेंट है ये बहस, वो इसलिए कि अभी जो सियासत हो रही है, चकजई साहब ने जैसे अभी स्टेटमेंट दिया, तो ये तो बड़ी रेलेवेंट है अभी जो सियासी मूवमेंट। नहीं, चकजई साहब से मुझसे मेरी 50 दफ़ा उनसे बात हुई है, क्यों उर्दू में बात करते हैं, क्यों नहीं मुझसे अपनी ज़बान में बात करते हैं। अच्छा, मजबूरी है ना, एक लिंगुआ फ्रैंका चाहिए, इसका उनको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी ज़बान की इज़्ज़त ना की जाए या उनकी ज़बान को प्रमोट न किया जाए या उनकी ज़बान को फलने फूलने का मौका न दिया जाए। वो अपनी जगह है, मगर ये हकीकत भी अपनी जगह है कि हम दोनों एक दूसरे से उर्दू के अलावा बात नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक रियलिटी है, ये रियलिटी है। अब आप इसको माने, इसको इसलिए तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा जस्टिफाइड है रियासत का निफाज़े उर्दू। जी, मैंने आपसे शुरू में अर्ज़ किया कि ये जो पाकिस्तान का उर्दू का केस है, जी इसको आप रूटीन के केसों के साथ रख के देख ही नहीं सकते, इसको अलग करके ही देखना चाहिए। थोड़ा सा एक्सेप्शनल है आपके नज़दीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में हमने देखा कि जहाँ पर बहुत सारे मामलात में पूरी नेशन को, अगर एक नेशन है ये बात मान ली जाए, आप पॉलिटिकल बनाने के लिए, गैर सियासी बनाने के लिए मीडिया का सहारा लिया गया, और उस वक्त तो मीडिया पीटीवी होता था। पीटीवी में ख़ास तरह के ड्रामे तख्लीक हुए, जिसमें मतलब मुझे अशफाक साहब का ड्रामा वो अभी तक याद आता है कि जिसमें एक मिल मालिक जो है, ख़याम सरहदी साहब ने शायद वो रोल किया था, अगर मुझे याद है, बैठ के दुआ कर रहे हैं कि जो फैक्ट्री का मज़दूर यूनियन लीडर है वो बदमाश दिखाया है, कि उसको हिदायत की दुआ वो कर रहे हैं। ये एक रवैया, एक ये ओरिएंटेशन पेश की गई पीटीवी पे, बिलखसूस अगर हम ड्रामों की बात करें। मैं आगे आपकी बात करने से पहले मैं आपको यहीं रोकना चाहता हूँ, इसलिए कि किसी एक ड्रामे को ऐसे बनाकर इसी इशफाक अहमद के आप ड्रामे जो हैं, एक मोहब्बत सो अफसाने से लेकर और ड्रामे तक सारे वो देखिए, इन्होंने किसी ख़ास वो शुरू से ऐसा कर रहे थे। इसमें मैं नहीं समझता कि ये ज़ियाउल हक की वजह से उन्होंने ऐसा किया, ये उनका एक अपना ही मिजाज था। आप उससे डिफ़र कर सकते हैं, मैं भी कई जगह पे कर सकता हूँ, मगर एक फिर आखिरी उम्र में आकर एक मिस्टिसिज्म के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ एक उनका ज़ाती एक रब्त बन गया, वो उनकी तहरीरों में भी झलकता। इसलिए मेरे ख़्याल में इस तरह की किसी एक मिसाल को हमें नहीं लेना चाहिए। उसी ज़माने में आप देखें कि मुन्नू भाई ने लिखा, मैंने लिखा, यूनुस जावेद ने लिखा, और बहुत सारे लोगों ने लिखा, और वो सारे का सारा जो था वो तो उससे उलट था जो ज़ियाउल हक करने की कोशिश कर रहा था। नहीं, वो बिल्कुल एक ड्रामे तक बिल्कुल महदूद रहा, लेकिन एक ओवरऑल जो मैसेज था उनके तसव्वुफ़ का, वो अपॉलिटिकल होना था, सियासी तौर पे छोड़ के बाबा बनाना लोगों को। मतलब कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये एक एजेंडा था जो कुदरतुल्लाह शाहब से शुरू हुआ और अशफाक अहमद तक, और उसका नतीजा ये मिला कि एक पूरी कौम को, मतलब बानो कुदसिया का ये थीसिस, और वही तकरीबन कमोबेश बयानिया इमरान खान के नैरेटिव में करप्शन के अगेंस्ट नज़र आता है। तो ये कॉन्टीन्यूटी दिखाई दे रही है। इस नैरेटिव ने मार्शल लॉ के, ज़ियाउल हक के बदतरीन मार्शल लॉ के हाथ मजबूत किए। ये एक सोच ये है। आप इत्तफाक करते हैं? मैं बार इससे इत्तफाक नहीं करता। क्यों? मैं नहीं समझता कि ये, क्योंकि एक चीज़ होती है जो इंटेंशनल की जाती है। किसी एक चीज़ का, मेरी आज़ादी राय का मुमकिन है कोई हिस्सा किसी को सूट कर जाए, मगर मैंने उसके लिए नहीं किया हुआ ये। और हर आदमी को, जब हम इतना आज़ादी राय की बात करते हैं तो हम राइटरों को ये हक ही नहीं देते यार कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह ज़िंदगी को देखते हैं उस तरह बयान करें।
ये तो उसका हक है ना। बिल्कुल सही है। अच्छा, आप ओवरऑल ड्रामे की रिवायत के बारे में पीटीवी ने जो सेट की, आपका क्या ख्याल है? आप उसको कहाँ प्लेस करते हैं दुनिया के ड्रामे के अंदर? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो चंद बहुत अच्छे काम हुए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की जो क्रिएटिविटी ने अपने आप को मनवाया, उनमें से एक पीटीवी है। कम पीटीवी के पहले 20-25 साल जो है कि जिसमें हमने बिल्कुल वसाइल ना होने के और प्रैक्टिस ना होने के बावजूद, और हमने एक नए मीडियम को पकड़ा और फिर उसको हर एतबार से इतना ऊपर उठा लिया कि वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा भी बन गया और उसने अपनी क्वालिटी भी बरकरार रखी। ये जो सारी गड़बड़ हुई है, ये आप समझिए कि 2000 से बाद शुरू हो गई थी, 1990 के करीब 10 साल वो अपने रेपुटेशन पर चलता रहा और फिर ये ख़राबी हुई। लेकिन जो पहले 20-25 साल हैं उसमें इन्होंने जिस तरह का काम हर शोबे में किया, वो बहुत कमाल का है और आज भी काबिल तकलीद है अगर हम उसको समझने और देखने की कोशिश करें। आप देखते हैं जो मॉडर्न ड्रामा इस वक्त तख्लीक किया जा रहा है, फिल्म की जा रही है, आप कनेक्टेड? मैं बहुत कम देखता हूँ जी। पहले तो मैं थोड़ा सा इसलिए कि मुझे इस चीज़ से अब देखें ना, एक मेरा ज़ाती मुशर्रफ ने एक फ़ैसला किया, वो उस वक्त मुल्क का जायज़ नाजायज़ हुक्मरान था, उससे ने ये हुआ कि अपेरेंटली ये बड़ी पॉजिटिव बात थी कि जी मीडिया को ओपन किया जाए और एक सरकारी ज़बान की बजाय लोगों को इंडिपेंडेंट। लेकिन अमली तौर पर क्या हुआ कि वो जो चैनल बने वो एक और तरह का माफिया बन गए, और वो माफिया उस पीटीवी वाले माफिया से भी बुरा था, इसलिए कि इनके नज़दीक जो प्रॉफिटियरिंग है वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और फिर कोई और चीज़ आई। उससे ये हुआ कि उन्होंने उन मौजूदात या उन चीज़ों को बयान करना शुरू किया जो आम पब्लिक या जिससे अनपढ़ हमारे लोग या घरों में बैठी हुई औरतें या वो पब्लिक कह लीजिए जो सोचती शायद इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन वो देखती है, तो वो उन्होंने अदद जो उनके वो जमा कर लिए, जिससे वो जो क्रिएटिविटी थी, वो जो 4-5 सूबों की एक होमोजेनिटी थी। आप देखे थे कि पीटीवी के ड्रामे में हर हफ्ते में आपको बलूचिस्तान भी नज़र आता था, आपको खैबर पख्तूनख्वा भी नज़र आता था, आपको सिंध भी नज़र आता था, आपको पंजाब भी नज़र आता था, और आपको जो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं वो भी इसमें नज़र। अब उसके बाद से क्या हुआ कि ख़ास तरह का ग्लैमर जो है सिर्फ यानी हम कोई 10-12% जो है पाकिस्तान उस पर सब लगे हुए हैं। व्हाट अबाउट द रेस्ट? लेकिन इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उर्तुल गाजी जो है वो देखें, वो बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है, वो एक ख़ास किस्म की सोच रिप्रेजेंट करता है। आपको आपके ख्याल में उर्तुल गाजी कैसा ड्रामा है और वाकई पाकिस्तान में दिखाया जाना चाहिए उसको? नहीं, दिखाने में तो खैर कोई हर्ज नहीं है, अगर हम हॉलीवुड की और दूसरे मुल्कों की फिल्में देख सकते हैं तो वो, लेकिन ये है कि किसी ने इमरान खान को देखें बात ये है कि ये अहले जो उस काम को जानते हैं उनका काम होता है कि वो हुक्मरानों को उस सिलसिले में गाइड करें या बताएं। लेकिन उस पर आप बिल्कुल इत्तफाक कर सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ मनाजिर ऐसे दिखाए गए बिलखसूस जिससे हमारी जो मसीही कम्युनिटी है उसके जज्बात मजरूह हुए। वैसे हम बहुत कॉन्शियस होते हैं इस होना चाहिए इस मामले में, और उसके अलावा एक ख़ास किस्म की जंग परस्ती उसमें प्रमोट की गई है, सर काटे जा रहे हैं और वो चल रहा है टीवी पे, ठीक है। तो ये आपको नहीं लगता कि आज के दौर में इस तरह का जंगी जनून फैलाना इमरान खान साहब का, इस हुकूमत का गलत फैसला? नहीं, पहले बात जो है कि इमरान ने तो खैर बनाया तो नहीं है ना, पहले भी चल, लेकिन ये चीज़ें मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि आप कभी अर्दवान से बैठ के सुने तो वो आपको कहेगा कि जनाब उस ज़माने में चूँकि ये जो क्रिश्चियनिटी और ये दोनों तरफ क्रूसेड्स हुए, 200 साल एक दूसरे को मारते थे, तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो इसी से तो आंखें नहीं चुरा सकते। बाकी आपकी ये जो बात है कि विजुअली ये जंग का, ये मैं खुद इसको पसंद ज़ाती तौर पे नहीं करता, लेकिन अब उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक बनाए। हमें चाहिए कि हम उसका अच्छा हिस्सा अगर कोई है तो वो ले ले, और ये जो जिसकी आप बात कर रहे हैं इनको छोड़ दें। बिल्कुल दुरुस्त। आपने 16 बरस के बाद एक ड्रामा लिखा
और वो चल रहा है बांग्लादेश की आज़ादी के हवाले से। तो वो ड्रामा, ये फैसला कि मैं ये ड्रामा लिखूंगा 16 बरस के बाद, इसके बारे में बताइए कुछ। बस ये हुआ असल में यही कि मुझे कुछ दोस्तों ने अहबाब के ज़रिए से पता चला कि भाई इंडिया में और बंगाल में ये 50वीं सालगिरह आ रही है इसकी एक तरह से, तो इस पर वो बहुत बैशिंग करने वाले हैं। तो इसमें ये चीज़ें जो हैं ये चूँकि गलत मशहूर हो गई हैं, तो हमें हमारी आर्मी ने अपनी पोजीशन क्लियर की, ना हमारी यानी गवर्नमेंटों ने अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे। तो हमें ये चाहिए कि हम उन चीज़ों को जिस तरह से वो हुई थी उस तरह से लोगों के सामने रखें, ताकि हमारी अगली नस्लें जो हैं वो जो फैसला करें वो ज़्यादा बेहतर मालूमात पर मबनी हो, बजाय इसके कि सुनी सुनाई और उस पर जो है। तो उसमें पता चला कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस तरह से नहीं हैं जिस तरह से हमें बताई गई हैं, और उनमें से जिन चीज़ों की तस्दीक गैर मुल्कियों ने की, बंगालियों या गोरों ने या दूसरों ने, उन्हीं को बेस बनाया है। मैंने भी ये एक किताब जो है सॉरी डॉक्टर सज्जाद की, उसको बेस बनाया है। ये एक बंगाली ढाका यूनिवर्सिटी का वीसी था, उसने ये किताब लिखी 1992-93 में, 95 में वो फौत हो गई। तो उसकी किताब को बेस बनाया है ताकि ये पता चले कि वो लोग किस तरह से इन चीज़ों को देखते थे, उनके पढ़े लिखे समझदार लोग, और वो चीज़ें जो हैं वो हम हिस्ट्री में करेक्ट करें ताकि हमारी अगले आने वाली नस्लें भी, ख़ुद हम भी और हमारे दोनों मुल्क भी आपस में एक दूसरे को देखें कि गलतियां हो जाती हैं, कौमों से हो गई गलतियां, लेकिन अब हम क्यों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से नहीं रह सकते। अगर सारी दुनिया के लोग रह रहे हैं, हमारे तो बहुत सारे रिश्ते भी हैं, तो वो अगर ये गलतफहमियाँ कुछ कम होंगी तो शायद सूरत हाल बेहतर हो जाए। बिल्कुल दुरुस्त। इस पे मैं आपके ड्रामे पे मज़ीद बात करूंगा, लेकिन एक जो जैसे आपने कहा ना तारीख़ को समझना चाहिए। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारी तारीख़ रही है कि जो शुमाली हिंद का हमारा जो एक मुसलमान था, जागीरदार मुसलमान, जो ख़ुद को इन्वेडर, सर सैयद ने जो कास्ट सिस्टम बताया उसमें सादात, पठान, राजपूत और सैयद, ये वो आला दर्जे के, तो वो अपनी मुख्तलिफ तकरीरों में, खुतबा लखनऊ में मुझे याद पड़ता है कि वो एक दफ़ा खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये जी जंग में फ़ौज में भेज रहे हैं बंगालियों को। अच्छा, उसमें हिंदू भी बैठे हुए थे, तो वो पूछ रहे हैं कि मैं अब अपने राजपूत भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि मैं, ये आपको फैसला कैसा लगेगा, मैं यहाँ खंजर रखूँ टेबल पे, तो अगर कोई यहाँ बंगाली बैठा हो तो टेबल के नीचे छुप जाएगा। सब हंसे, मतलब कहका लगा उस बज़ में। ये एक अप्रोच थी हमारी बंगालियों के बारे में सर सैयद अहमद खान की। फिर मैं आपको वही कहूँगा, एक वन ऑफ जो होता है ना, उसको मिसाल नहीं बनानी चाहिए। किसी लाइट ह्यूमर में, किसी बात में कोई चीज़ जो है वो कह दी जाती है, गलत बात है लेकिन वो होती है, उसको एक फार्मूला बनाकर पेश, यही सर सैयद अहमद खान है। आप देखें कि जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ किस तरह से कोशिश कर रहा है अपनी कौम को खड़ा करने की, तो अगर उसने कॉर्पोरेशन, लेकिन देखिए ना, अभी हम अपनी कौमों में आपस में एक मजाक नहीं करते पठानों से, या सिखों के बारे में लतीफ़े बनाए हुए हैं हमने, हालांकि सिख इतनी इंटेलिजेंट कौम है, जितने सिखों से मिला हूँ, तो बाद औक़ात कुछ चीज़ें कल्चरली एक वो उसमें भी आ जाती हैं, उनको इस तरह से एक दलील के तौर पर मेरे ख्याल में नहीं हमें करना, मतलब ये एक वन ऑफ इस तरह की कोई मजाक में उन्होंने कह दिया होगा। लेकिन जब पाकिस्तान बनता है तो उसके बाद हमारा जो रवैया बंगाल के साथ है वो डे वन बहुत बुरा था, बहुत बुरा था, बिल्कुल सही, बहुत तो ये हमने बुनियाद खुद रखी थी, नहीं हमने भी रखी, लेकिन आप देखें कि जितने बंगाल के लोग आए इसमें, उन्होंने भी कोशिश नहीं की अपने मसाइल को हल करने के लिए। माफ़ी चाहता हूँ मैं, उन्होंने भी ये नहीं किया। उनको तो असेंबली में बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। जब ये करारदादे, अगर प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं 3 यार, तो और मौका क्या होता है। करारदादे वो कौन सी करारदादे मकासिद पेश की थी ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी 49 में, तो उसमें जब उनका रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा है जो कि एक हिंदू था, तो उसको ये कह के चुप करा, ये ऑन रिकॉर्ड है, हिस्ट्री के अंदर है। तो उनको ये कहा गया कि आप तो हिंदू हैं, आपका क्या ताल्लुक है इससे, वो पाकिस्तानी हिंदू है। तो ये काउंट करती है चीज़ें। देखिए चीज़ें, मैं ये एक बात होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं हुई, इस पर तो हमारा इख्तिलाफ है ही कि चीज़ें ठीक नहीं हुई, ज़्यादतियाँ हुई, गलतियाँ हुई, लेकिन उन गलतियों को एक डब्बा बनाकर किसी एक चीज़ पे डाल देना ठीक नहीं है। उनको देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ ये गलतियाँ हुई, किस किस से हुई और कैसे हुई, किस किस से हुई आपके नज़दीक। सब इसमें मैं वही कर रहा हूँ कि इसमें सारे शामिल हैं,
हम कोई एक बंदा या एक हुकूमत जो है वो शामिल नहीं है। तो इसमें हमारी पूरी जो एलीट पावर थी वो शामिल है, वो शामिल इस, और वो उसमें भी मैं उसकी यहाँ के देखे लोगों को जब पाकिस्तान बना है, एक जागीरदार तबका था। ये जागीरदार तबका वो था जो 1946 में जब कांग्रेस ने ऐलान किया है कि हम जागीरदारी अबॉलिश कर देंगे, तो 60% लोग जो हैं उस वक्त के मुस्लिम लीग में हैं। 60%, 40% थे जो ओरिजिनल थे। ये 60 पार्टी एक 60% आउट नंबर कर गए। और जब ये पाकिस्तान बना है तो ये लोग ज्यादा तादाद में थे। वो तो पंजाबी थे, यूनियनिस्ट पार्टी सारे थे उसमें। वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि उसमें किस जितने भी इनकी कोई कौम नहीं थी। ये एक तबका था जो मफाद परस्त कह लीजिए या जिनके पास वसाइल थे, इसलिए इनको उसमें बांटना कि ये पंजाबी था, ये फलाना, ये एक तबका था जागीर। उन तबके ने अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने जो ब्यूरोक्रेट आए इंडिया से, वही पढ़े लिखे पढ़ते लोग वही थे लोग, उनको भी अपने साथ, क्योंकि उन बेचारों की भी मजबूरी थी कि उनके 10 लोग महाजर आए, उन्होंने उनको इस्टेब्लिश करना था उनको। फिर हमारे आप ये देख लिए कि जो हमारा, माफ़ी चाहता हूँ, ये जो मजहबी तबका था, इन्होंने तो इन तीनों चारों ने आपस में एक दूसरे को, जैसे कहते हैं ना कि तुम हमारी तरफ नहीं देखो, हम तुम्हारी तरफ नहीं देखते, तो इस तरह से पहले 10 साल पाकिस्तान को चलाया, जिसकी वजह से ये सारी खराबियां जो हैं वो आई और फिर आज तक फैलती फैलती। अयूब खान का 1 यूनिट फार्मूला कितना बड़ा कारी ज़रब था आपके नज़दीक इस इत्तेहाद पे, एक मुल्क होने पे? देखिए, नहीं, कारी ज़रब तो वो साबित हुआ, लेकिन अगर उसको मैं समझता हूँ कि जितनी मोहब्बत से, जितनी खुशदिली से ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने मान लिया कि हम अपनी अक्सरियत छोड़कर आप मानते हैं, अगर उस स्पिरिट की इज्जत की जाती और उस वक्त भी उनका हक उनको देकर आगे चीज़ें चलाई जाती, तो शायद ये तजर्बा इतना बुरा साबित ना होता। लेकिन चूँकि नीयतें रवल ठीक नहीं थे, इसलिए ये अच्छा। मैं आपका ड्रामा देख रहा था तो उसमें एक सीन में जो उनका लीडर है, स्टूडेंट लीडर है, उसको गुंडा दिखाया गया है। वो मारता भी है, जो न्यूट्रल बात करने वाले होते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, वो उनको पीटता भी है। एक बात आप क्या नहीं जानते, हम भी यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं कि स्टूडेंट लीडर्स का एक हिस्सा हमेशा बदमाशों का होता है। अभी होता है, पहले भी होता था। तो ये उसी हिस्से की निशानदेही थी। वो सारे स्टूडेंट लीडर के नुमाइंदा नहीं थे, वो स्टूडेंट लीडर की एक हिस्सा जो है उसके ये नुमाइंदा थे, जिनकी वजह से ये चीज़ें बिगड़ी। ये चंद लोग थे, बाकी लोग नहीं थे ऐसे। हर वक्त तो नहीं। वो तो जनरल ज़िया के माशाल्लाह के बाद जो पोल्यूट किया गया स्टूडेंट पॉलिटिक्स को, उसमें वो जानबूझ के गुंडागर्दी डाली गई। उससे पहले तो बड़े लीडर्स स्टूडेंट्स की तरफ से सामने, पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इससे नर्सरी मतलब। देखिए, असल में बात यह है कि हम फिर वही, अगर इसको हम कहीं किसी एक फ़र्द या एक पीरियड में ख़राबी ढूंढेंगे तो हम कभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। हमें थोड़ा सा ऊपर उठकर इस पूरी चीज़ को सामने रख के ना खुले दिल के साथ देखना चाहिए, जहाँ जहाँ क्या क्या हुआ, जितने हमारा इल्म है, फिर शायद हम किसी बेहतर नतीजे पे पहुँचें। अच्छा, उस स्टूडेंट लीडर को वरगलाने वालों में जो टीचर्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं, थे और हिंदू टीचर्स थे। अच्छा, ये एक थ्योरी है, अयूब खान ने जब एक ज़माने में मजहबी अक़लियतों के इंतखाबी तरीक़ाकार की बात की ना कि वो क्या होना चाहिए, तो एक मोअज़्ज़िज़ बंदे ने एक रिपोर्ट लिख के दी, तो उसमें ये मेंशन किया था कि उनको आप साथ मेन स्ट्रीम धारे में ना लाएं, क्योंकि ये हिंदू हैं और ये हिंदू होने की वजह से इंडिया और नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। ये तासुर रहा अक़लियतों। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम आज के एक पाकिस्तानी हिंदू को ये कहें जो हैदराबाद में बैठा हुआ है, जो मिट्टी में बैठा हुआ है, कि तुम नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। वो पाकिस्तानी हिंदू थे और वो उतने ही मुहिब वतन थे जितना कि कोई मुसलमान हो सकता है। चले, मैं इस बहस में हम, क्योंकि ना इसका आपको पता है ना मुझे पूरी तरह पता है, लेकिन ये अमरे वाक़या है क्या कि उनका एक हिस्सा यकीनन इसमें इन्वॉल्व था, एक हिस्सा। अब वो फ़र्ज़ करें कि एक करोड़ हिंदू है, तो उसमें से अगर 200 या 300 ये काम कर रहे हैं तो पूरी कम्युनिटी को हम नहीं कह रहे, मगर उनमें से लोग डेफिनेटली थे जिन्होंने ऐसे काम किए। आखिरी सवाल,
इसी ड्रामे की मुनासबत से ऑपरेशन सर्च लाइट की बात होती है और पूरी दुनिया में बात होती है। यूएनओ ने कुछ नंबर्स दिए हैं, आपको लगता है कि उन नंबर्स में सदाकत है? रेप होने वाली खवातीन के हवाले से मारे जाने सारे नंबर गलत हैं, सारे बिल्कुल गलत है, इसलिए कि अब उन्होंने खुद उसको करेक्ट किया है, हम नहीं कह रहे। आप भी आजकल भी अगर आप देखें ना तो आम पढ़े लिखे लोग भी लाख में और मिलियन में कंफ्यूज हो जाते हैं, आम पढ़े लिखे लोग भी। तो अब तो ये फैक्ट हो गया, एस्टेब्लिश हो गया कि उसको उन्होंने कहा 3 लाख लोग जो हैं वो मारे हैं। उसको ये भी एग्जैजरेटेड फिगर है, 3 लाख भी पूरे नहीं है। लेकिन उसने अगले दिन इंटरव्यू दिया जो बाद में प्राउडा में छपा कि उसने कहा 3 मिलियन। अब जब उसको करेक्ट करने की कोशिश की, उसने करेक्ट उसको नहीं किया, और ये चीज़ अब हर किताबों में लिखी हुई है जी 3 मिलियन। अब जब उसने इंक्वायरी कराई बाद में, ये उन्हीं की रिपोर्टें हैं, ये बात की नहीं, ये डॉक्टर जुनैद अहमद ने किताबें लिखी हैं, कोई बांग्लादेश भी आप देखें। उन्होंने जब नजीब ने इंक्वायरी कराई तो पता लगा कि टोटल बंदे जो इस ज़माने में ज़ाया हुए वो 1,76,000 थे, जिसमें मुक्ति बानी और बिहारी और हर तरह के लोग शामिल थे। और वो जो 2 लाख औरतों का रेप था, जब उनके केसेस मंगवाए गए तो 170 केस निकले। ये मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये उनकी, ये झूठ था कि मैं नस्ल बदल दूंगा यहाँ बंगालियों को, ये भी एक नहीं किसी ने कहा होगा, मैं नहीं ये कह रहा, लेकिन उसकी बात करने का ये नतीजा है कि हम ये मान लें कि 2 लाख नो, ये एक अलग बात है। आपने ड्रामा लिखा दोनों तरफ दोस्ती, मोहब्बत और कम्युनिकेशन के मकसद। अगर ये ड्रामा बंगाल में बैठ के उसको अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन के साथ या बंगाली ट्रांसलेशन के साथ कोई देखेगा तो उस बंगाली को ये अपॉलॉजी नहीं लगेगी पाकिस्तान की तरफ से उस पूरे अमल की जो बंगालियों के खिलाफ हुआ ओवरऑल, अगर आप उनकी ओरिएंटेशन से देखें? नहीं लगे, मैं तो कहता हूँ लगे, क्योंकि हमने उनके साथ अच्छे काम तो नहीं किए, और अगर अच्छे काम नहीं अपॉलॉजी से मेरी मुराद ये नहीं थी, माफ़ी नहीं थी, अपॉलॉजी से मेरी मुराद जिस ढिठाई से हम लोग नहीं मानते कि बांग्लादेश बनने की वजह यहाँ के मगरबी पाकिस्तान की गलतियाँ थी, और फिर हम अपॉलॉजी ये देते हैं कि नहीं ये प्रोपेगेंडा था, तो उसको अपॉलॉजी नहीं लगेगी कि हम उसमें देखें ना, हमने जो मैंने नदीम एक्टर ने जो रोल किया है सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन का, उसकी और पुलिस चीफ की, और ये गुफ्तगू है उसमें हमने बड़ा क्लियर कट कहा कि तीनों आदमी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, इस्लामाबाद को ऐसा नहीं करना चाहिए, इस्लामाबाद वाले हमारी बात नहीं सुन रहे। तो वो तीनों पढ़े लिखे लोग जो है वो ये कह रहे हैं, लेकिन वो इस बात का वो हल निकालने के लिए तैयार नहीं है, जो कि बाद में निकला। एक सीन में वो मरकजी किरदार रेडियो सुन रहा है और ट्रांसफ़र ऑफ पावर की बात होती है, और भुट्टो की तरफ से ये कहा जाता है कि कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो इस पर वो बड़ा इशारा दिया गया है, कोई खुल के बात नहीं की ड्रामे में। अब इशारा ये दिया गया है कि भुट्टो साहब की भी एक अपराइट अप्रोच थी जिसकी वजह से सर बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको, क्योंकि मैं फसाद नहीं फैलाना चाहता इसमें, कि उसमें उनकी 1-2 बातें मुमकिन है उनकी इंटेंशन वो ना हो, मगर उनके उसकी वजह से ये चीज़ें फ्लेयर अप होने में उसमें भी मदद मिली। लेकिन अब ये चीज़ें जो हैं इनको एक दूसरे पे बतौर इल्ज़ाम फेंकने की बजाय सिर्फ हमें हिस्ट्री को सीधा करके देखने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, वरना अगर आज फिर एक दूसरे का हम गिरबान पकड़ेंगे तो क्या, ना भुट्टो साहब रहे, ना मुजीब रहा, ना कोई और रहा। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो सूबाई खुद मुख्तारी मांगने वाले लोग हैं और वो किसी न किसी मूवमेंट के अंदर भी इन्वॉल्व हैं, वो ये बात करते हैं, उनके लीडर्स की तरफ से ये बात सामने आती है कि अगर हम 71 से कुछ सीख लें, हमारी रियासत कुछ सीख ले, तो शायद हम ये गलती रिपीट नहीं करेंगे। आपको लगता है हमने कुछ सीखा हमारी रियासत ने, या हमें कुछ फौरी तौर पे सीखने की ज़रूरत है? नहीं, कुछ सीखा है जी, डेफिनेटली सीखा है। और दूसरा मैं बताऊं आपको एक एलिमेंट जो होता है, अब ये इंटरव्यू के बाद हम आराम से बात करेंगे क्योंकि ये लंबी बात है, कि वो लोग जो ये क्लेम कर रहे हैं उनमें से अक्सर जो है वो खुद कौन लोग हैं, ये एक बड़ी है बात। वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन ठीक लोगों की बात गलत लोग कर रहे हैं। अब शायद आप मेरी बात समझ लें, और अगर जैसे बांग्लादेश में हो रहा था, ठीक लोगों की बात अगर गलत लोग करेंगे, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि बात ठीक है लेकिन गलत तरीके से कर रहे हैं, तो ये चीज़ें ये हैं। लेकिन ये है कि जिस तरह हमें सीखना चाहिए, इससे ज़्यादा सीखना चाहिए था हमें मशरक़ी पाकिस्तान की।
हमजा साहब, आपने नेटिव मीडिया को टाइम दिया, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत